नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। मैं हूं अजय मिश्र। दिन के 11 बज चुके हैं। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ करेंगे मुलाकात। यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर दृष्टिकोण करेंगे साझा। पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करते हुए देश का करना है सामाजिक और आर्थिक विकास। पीएम मोदी ने अंतरिक्ष दिवस की बधाई देते हुए कहा, सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित लिए हैं कई भविष्योन्मुखी निर्णय। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सौदे में आपूर्ति व्यवस्था और संपर्क अधिकारियों से जुड़े दो अहम समझौते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित, कहा, अपने सांस्कृतिक मूल्यों को संजोए रखना गर्व की बात। पश्चिम बंगाल में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। आज दोपहर में सीबीआई दफ्तर जाएगी प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर्स की टीम। सीबीआई आज करा सकती है डॉक्टर संदीप घोष समेत 4 अन्य डॉक्टर्स का पॉलीग्राफ टेस्ट। उत्तर प्रदेश में 60,244 पुलिस आरक्षी पदों पर चयन के लिए भर्ती परीक्षा आज से शुरू। पहली पारी की परीक्षा जारी। परीक्षा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। सीबीआई मामले में जमानत पर होगी सुनवाई। त्रिपुरा में सेना ने बाढ़ की चपेट में आए 330 लोगों को सुरक्षित निकाला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा गुमती और दक्षिण त्रिपुरा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का ले रहे हैं जायजा। अब तक बाढ़ से 20 लोगों की मौत। कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी स्वीकारी। राष्ट्रपति चुनाव को बताया अमेरिका के लिए भविष्य की लड़ाई। ट्रंप पर बोला हमला। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की 2 देशों की यात्रा के दूसरे और अंतिम चरण में कीव पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी आज राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा भी करेंगे। स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा है। दोनों देशों की यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर दृष्टिकोण साझा करने के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ पहले की बातचीत को आगे बढ़ाने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि एक मित्र और भागीदार के रूप में हम क्षेत्र में जल्द शांति और स्थिरता की वापसी की उम्मीद करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अमेरिका के दौरे के दौरान वॉशिंगटन डीसी में 2 महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों ने आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था और संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। एसओएस समझौता दोनों देशों को अप्रत्याशित आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों को हल करने के लिए एक दूसरे से आवश्यक औद्योगिक संसाधनों को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। इसके साथ एसओएस के माध्यम से अमेरिका और भारत राष्ट्रीय रक्षा को बढ़ावा देने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लिए पारस्परिक प्राथमिकता समर्थन प्रदान करने पर सहमत हुए हैं। भारत अमेरिका का 18वां एसओएस से भागीदार देश बन गया है। अन्य एसओएस भागीदारों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, इजराइल, इटली, जापान, लात्विया, लिथुआनिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, स्पेन, स्वीडन और यूके शामिल है।
लगातार हम आपको बता रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने वाशिंगटन डीसी में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ भी बातचीत की। इस बातचीत के बारे में जानकारी देते उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये देखकर खुशी हुई कि कैसे भारतीय समुदाय अपने सांस्कृतिक मूल्यों को संजोए हुए हैं और उन्हें बनाए रखते हैं, अपनी जड़ों से जोड़ के रखते हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका के 4 दिनों के दौरे पर इस वक्त वाशिंगटन डीसी में है। आज वो अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। दोनों नेता आपसी रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन के साथ भी मुलाकात करेंगे। राजनाथ सिंह अमेरिका रक्षा उद्योग के साथ चल रहे और भविष्य के मुद्दों पर एक उच्च स्तरीय गोलमेज बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। आज देश पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। पहले अंतरिक्ष दिवस का विषय है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की आंतरिक गाथा। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने इसरो रोबोटिक्स चैलेंज और भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन 2024 के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह को संबोधित भी किया। उन्होंने देशवासियों को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की बधाई देने के साथ ही इस दिवस को मनाने की घोषणा को अत्यंत सराहनीय कदम बताया है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस भारतीय अंतरिक्ष के लिए। आज ही के दिन बीते वर्ष चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा था और उसी सुनहरी यादों को सजाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आज के दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया और आज ये पहला मौका है भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया। और आज पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के समारोह से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशेष प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी में स्पेस सेक्टर से जुड़े अलग अलग सॉल्यूशंस को प्रदर्शित किया गया। इसमें कई सारे स्टार्टअप्स मौजूद रहे। आपको बताएं कि 200 से ज़्यादा स्पेस स्टार्टअप कंपनियां कार्य कर रही हैं। 400 से ज़्यादा निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ आज भारत का अंतरिक्ष उद्योग पूरी दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अंतरिक्ष उद्योग है। इसरो की बात करें तो वो 6ठा सबसे बड़ा दुनिया का स्पेस एजेंसी के रूप में उभरा है और बहुत ही सफल माना जाता है इसरो की कार्यप्रणाली को। इसरो के अध्यक्ष और सेक्रेटरी स्पेस राष्ट्रपति के साथ इस प्रदर्शनी के बारे में उन्हें समझाते हुए आज अगर भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की बात करें तो ग्लोबल स्पेस में 2 से 3% की जो हिस्सेदारी है उसे 10% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की। हमारे वैज्ञानिकों के पास, हमारे विशेषज्ञों के पास प्रतिभा की कमी ना थी, योग्यता की कमी ना थी, मेहनत करने का मादा भी था, आंखों में अरमान भी थे। आप संग्रहालय में जाइए, सारा भाई अपने बाईसाइकिल के कैरेज पर सामान उठा करके भी साधनों के अभाव की पूर्ति करते थे। और इस सब के बावजूद भी यदि अभाव था तो उस अनुकूलता का जो नीति निर्धारकों के स्तर से अपेक्षित होती है, what was lacking was perhaps an enabling milieu which is expected from the policy planners, from the political leadership, and that was overcome when Prime Minister Modi came in.
और चंद्रयान 3 को लेकर के साल भर पहले की वो तस्वीरें, वो हलचल आपको ज़रूर याद होगी। आज 1 साल पूरे हो चुके हैं जब विक्रम और प्रज्ञान ने चांद पर जाकर के भारत का झंडा गाड़ा था। उस गौरवशाली पल को याद करते हुए आज हम अपना पहला नेशनल स्पेस डे मना रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर सभी को बधाई दी है। बड़े गर्व के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में देश की उपलब्धियों को उन्होंने याद किया। पीएम मोदी ने लिखा, हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के योगदान को सराहने का भी ये दिन है। और उन्होंने कहा कि सरकार ने इस क्षेत्र में कई भविष्योन्मुखी निर्णय लिए हैं और आने वाले समय में और भी निर्णय लिए जाएंगे। इंडिया इज ऑन द मून। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। मंगलयान की सफलता ने, चंद्रयान की सफलता ने, गगनयान की तैयारी ने देश की युवा पीढ़ी को एक नया मिजाज दे दिया है। भारत वो देश है जिसने हजारों वर्ष पूर्व ही धरती के बाहर अनंत अंतरिक्ष में देखना शुरू कर दिया था। हमारे यहाँ सदियों पहले अनुसंधान परंपरा के आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर और भास्कराचार्य जैसे ऋषि मनीषी हुए थे। स्पेस साइंस सिर्फ रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ी सोशल साइंस भी है। स्पेस टेक्नोलॉजी से सोसाइटी को सबसे अधिक लाभ होता है। आज हमारी डेली लाइफ में जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती है, उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। कि आने वाले 10 वर्षों में भारत की स्पेस इकोनॉमी 5 गुना बढ़कर $44 बिलियन तक पहुंच जाएगी। स्पेस के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ा ग्लोबल कॉमर्शियल हब बनने जा रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में हम चंद्रमा पर एक बार फिर जाएंगे। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। इसी अमृतकाल में भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर मैं सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई देता हूं और उन प्रतिभाशाली लोगों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान के सफल लैंडिंग के माध्यम से अंतरिक्ष में भारत के प्रभुत्व को साबित किया। भारत ने चंद्रमा की सतह पर अपनी सभ्यता की पहचान, शिव शक्ति को उकेर कर अमिट इतिहास रच दिया है। यह शानदार उपलब्धि मोदी जी के उस विजन का प्रमाण है जिसके तहत अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारे युवाओं के लिए अनंत अवसर खोले जा रहे हैं, जो असंभव लगने वाली चीज़ों को भी रोजमर्रा की हकीकत में बदलने का साहस रखते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इस दिन को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए एक नए युग में भारत की शुरुआत बताया। इसरो में वैज्ञानिक आरूपी सेठ ने पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर मंगलयान मिशन से जुड़े अपने अनुभव साझा किए हैं। उन्होंने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री उनसे मिलने आए और कैसे उन्होंने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया। जो मंगलयान मिशन था वो मार्स के ऑर्बिट को कैप्चर करने वाला था एंड तब ही केम टू आवर सेंटर एंड तो तब उन्होंने हमें वो जो कैप्चर था वो सक्सेसफुल था एंड हम लोग भी बहुत
क्या कहते हैं, जैसे खुश थे, बहुत हर्षोल्लास का माहौल था वहाँ पर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आ रहे थे। तो फिर जब वो अचीव हुआ, जब मार्स ऑर्बिटर मिशन ऑर्बिट में गया मार्स के अराउंड, तब उन्होंने अपनी स्पीच दी सभी वैज्ञानिकों को, और उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बताया कि वो शुरू से कितने इंटरेस्टेड रहे हैं इन स्पेस साइंस। वो बता रहे थे कि कैसे सैक में वो जब चीफ मिनिस्टर थे तब वो सैक के सेंटर में जो अहमदाबाद में था वहाँ पे चले जाते थे देखने के लिए कि वहाँ पे क्या चल रहा है। और उन्होंने काफ़ी हमें प्रोत्साहित किया। हम बहुत खुश हुए देखकर कि प्राइम मिनिस्टर आए हैं। जब मॉम मिशन उस टाइम पे सक्सेसफुल हुआ तो उनके पहले शब्द ये थे कि मंगल को मॉम मिल गई, मॉम को मंगल मिल गया। तो ये उनके पहले शब्द थे, और वो ये कहना चाह रहे थे कि हमने जो सोचा था वो हमने अचीव किया। एंड जब चंद्रयान 3 भी हुआ था तो उन्होंने कहा था कि चंदा मामा अब दूर के नहीं रहे, तो ये उन्होंने बोला था। एंड देन आफ्टर दैट काफ़ी उन्होंने हमारी सारे सेंटर्स की, सारे वैज्ञानिकों की, नॉट जस्ट वैज्ञानिक, जो बाकी भी जो सपोर्टिंग स्टाफ थे सबकी उन्होंने बहुत तारीफ़ की। वो ये जानते हैं कि किसी भी देश के विकास के लिए वहाँ का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का सक्षम रहना कितना ज़रूरी है। तो ये चीज़ वो समझते हैं। एंड एक दूरदर्शी नेतृत्व है उनका, जिसके अंदर वी आर ऑल्सो नाउ वर्किंग ऑन विजन 2047, जहाँ पे हमें बताना है कि हमें क्या क्या अचीव करना है, हमारे क्या गोल्स हैं, हमारे क्या 2047 तक हम किस तरह से हमारे काम को बढ़ाने वाले हैं। तो ये उनकी विज़न है, एंड सभी हम उस विज़न के तहत काम कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लीडर टू लीड प्रॉपर्ली। और आज पूरा देश नेशनल स्पेस डे मना रहा है। उधर हरियाणा के जींद स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में भी इस पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर विशेष आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रिंसिपल राजकुमार ने बताया कि इस दौरान विद्यालय के बच्चों को चंद्रयान 3 की सफलता के बारे में अवगत कराया गया। बच्चों द्वारा भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। स्कूल में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है। ये पहला अंतरिक्ष दिवस है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी घोषणा कर दी है कि 23 अगस्त को हर वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। मुझे अपने देश पर गर्व है कि वो पहला देश बना जिन्हें साउथ पोल पर लैंडिंग की, और इससे हमारे देश के लोगों को भी जागरूकता मिली। हमारे विद्यालय में राष्ट्रीय स्पेस दिवस मनाया गया, जिसमें जो है विद्यालय के प्रवक्ता पवन कुमार जी ने अपने विचार रखे, बच्चों को स्पेस के बारे में जानकारी दी, और बच्चों ने भी इस कार्यक्रम का बहुत आनंद उठाया और उसको ध्यानपूर्वक सुना। और ये जो है बच्चों को समझाया गया कि कैसे जो है स्पेस में हमारा जो है कैरियर आगे उज्जवल हो सकता है। जो इसरो के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अथक और मेहनत और उनके त्याग के कारण आज हमारे देश का नाम जो है पूरी दुनिया में पूरे सम्मान से लिया जाता है। हमने अपने बच्चों को जो चंद्रयान 3 हमने भेजा चंद्रमा पे, उसकी सफलता के बारे में बताया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की अपनी एक दिन की यात्रा के लिए पोलैंड से कीव पहुंचे हैं। साल 1991 में सोवियत संघ की आज़ादी के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा है। ये तस्वीरें कीव की हैं, जहां पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री का काफिला। भारत और यूक्रेन के संबंधों के लिए आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक।
कुछ ही समय के लिए सही, लेकिन इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन की धरती पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो मार्च 1992 में भारत और यूक्रेन के बीच मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और इस वजह से भारत यूक्रेन व्यापार संबंधों को भी काफ़ी बढ़ावा मिला था। लेकिन इस वक्त यूक्रेन और रूस के बीच में जो संघर्ष जारी है उसमें भारत के प्रधानमंत्री की इस यात्रा को अत्यंत महत्वपूर्ण समझा जा रहा है और भारत ने इसमें अपना संपूर्ण योगदान देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। कुछ और खबरों की तरफ रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में आज से 60,244 पदों पर पुलिस आरक्षी भर्ती की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। अभी पहली पाली में परीक्षाएं जारी हैं, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से 5 बजे के बीच होगी। आज के बाद अब कल यानी 24 तारीख को, फिर 25, 30 और 31 तारीख को होने वाली ये परीक्षा उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा है। इसे निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई। सिपाही भर्ती परीक्षा को फुल प्रूफ और पारदर्शी बनाने के लिए पूरे प्रदेश में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा एजेंसियों के राडार पर सिपाही भर्ती का पेपर बेचने का दावा करने वाले 11 टेलीग्राम चैनल्स और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं, जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में हमारे साथ विकास सिंह जुड़ रहे हैं। विकास, इस वक्त का अपडेट थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे। साथ ही साथ इतने कड़े कानून के बाद भी ये खबरें कैसे आ रही हैं कि कुछ टेलीग्राम चैनल्स, कुछ व्हाट्सएप चैनल पे अब भी जो पेपर लीक किए जाने का दावा किया जा रहा है और कार्रवाई जारी है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अजय कि इस तरीके की खबरें आ क्यों रही हैं। इससे पहले भी जो प्रशासन की तरफ से और खासतौर से भर्ती बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से इस बात को कल बताया गया था, जब हम लोगों ने उनसे बात की थी, तो 1541 ऐसे अपराधी हैं जो एसटीएफ की राडार पे हैं। ये वो लोग हैं जो पिछले 12 साल से किसी परीक्षा में उन्हें नकल कराते पकड़े गए थे। एक साल्वर गैंग हो, चाहे तमाम सारे नकल माफिया हो, ये सब एसटीएफ के राडार पे इस समय है। क्योंकि ये इसे कहेंगे कि सबसे बड़ी परीक्षा है उत्तर प्रदेश की 60,244 पदों के लिए। तो ये सिपाही भर्ती परीक्षा में खासतौर से इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक चीज़ और इसमें की है कि 20% पद इसमें महिलाओं के लिए भी आरक्षित किए गए हैं। उनका कहना है कि 20% इसमें महिला सिपाही होंगी। हाँ अजय, हम थोड़ा अपने पीछे कैमरामैन दिखाएं। जिला अधिकारी लखनऊ यहाँ पर आए हुए हैं और ये यहाँ पर परीक्षा केंद्र का जायजा ले रहे हैं। जगह जगह जिला अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, हर परीक्षा केंद्र पहुँच रहे हैं और जाकर वहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं उन्हें चेक कर रहे हैं और परीक्षा की शुचिता बनी रहे और जो यहाँ परीक्षार्थी आए हुए हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, साथ साथ परीक्षा की शुचिता बनी रहे, इसके लिए तमाम सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। हर एक परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे के द्वारा नजर रखी जा रही है और वो 24 विद्यार्थियों पर एक सीसीटीवी कैमरा फोकस्ड है जो कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी उस पर रखी जा रही है। इसके साथ साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर, जैसा कि हमने दिखाया कि जिला अधिकारी लखनऊ यहाँ पर आए हुए हैं, तो वो पहुंच रहे हैं केंद्रों का वहां पर जो विकास जितने भी सारे केंद्र हैं विकास जी, जितने भी सारे केंद्र हैं विकास, क्या उस पर इसी तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही हैं? और क्या कुछ अफवाहें भी, उनकी भी कुछ खबरें आई हैं क्या? कुछ लोगों के खिलाफ कुछ एफआईआर भी दर्ज करने की कुछ सूचनाएं हैं आपके पास? क्या शायद समाजवादी पार्टी के साथ कुछ लोगों का संबंध है पेपर लीक की अफवाह को लेकर के, अगर आप कंफर्म कर पाए? जी बिल्कुल, 11 टेलीग्राम की बात कल कही थी। टेलीग्राम ग्रुप हैं जिन पर कार्रवाई की सूची दे दी गई थी एसटीएफ को कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर प्रॉपर नज़र रखी जा रही है, तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, एआई का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट यहाँ पर गए हैं परीक्षार्थी अंदर, उनका बायोमेट्रिक किया गया है, उनकी पूर्णतः पहचान संतुष्टि की गई है और 20,000 ऐसे लोग पाए गए थे जो संदिग्ध थे, जो परीक्षार्थी जिन्होंने आवेदन किया था, उनको निर्देश दिया गया था कि वो 2.5 घंटे पहले आएंगे और अपना जो
पहचान पत्र है, मूल पहचान पत्र है, उसके साथ साथ वैकल्पिक पहचान पत्र भी लेकर आएंगे। बाकायदा उनकी जांच की जाएगी, उसके बाद उनकी स्क्रूटनी भी की जाएगी। तो एक तमाम सारी वो व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे कि जो परीक्षार्थी हैं, जो छात्र तैयारी करता है, उसको उसकी मेहनत परिश्रम का फल मिले और वही सेलेक्ट हो, ना कि कोई नकल करके पास हो जाए। यहाँ पर ये सरकार ने काफी ज्यादा इसके लिए प्रयास किए हैं। नया कानून उत्तर प्रदेश में आ चुका है, उसके जद में ये रहेगी। और अभी तक कोई एफआईआर नहीं आप कंफर्म कर रहे हैं? कराते अगर या करते हुए कोई पकड़ा जाएगा। जी विकास, मैं पूछ रहा हूँ, तो कोई इस मामले में कोई करोड़ और उम्र कैद की सजा है? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत ही कड़ा का प्रावधान किया गया है नया कानून के तहत। और लेकिन मूल सवाल ये था कि क्या इस मामले में अभी तक अफवाहों को लेकर के कोई प्राथमिकी दर्ज की गई है? क्या ऐसी कोई सूचना मिल रही है आपको, या सब कुछ सही चल रहा है अभी? जी लगातार इस पे जी बिल्कुल अजय, फिलहाल सब कुछ सही चल रहा है। ऑफिशियली रूप से इस तरीके की कोई बात जाहिर नहीं की गई है, लेकिन लगातार पूरे प्रदेश में एसटीएफ इसमें मुस्तैद है। साथ साथ उत्तर प्रदेश की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो लगी हुई हैं, प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रही हैं। जैसे मैंने बताया कि वो जो लगभग तकरीबन 1,500 लोग ऐसे हैं संदिग्ध हैं, उन पे तो नजर, उन पर निगाह है। विकास, बहुत धन्यवाद, आपका वक्त मेरे पास बहुत ही कम है, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। आप प्लीज इस पर निगाह बनाए रखें। वक्त मेरे पास इतना ही, बहुत धन्यवाद लखनऊ से आपका जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ खबरें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 23.27 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। इनमें से 11,76,441 पुरुष, 11,51,042 महिलाएं और 60 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। साथ ही 18 से 29 आयु की जो सीमा है उसमें 5,66,000 युवा मतदाता भी मतदान करेंगे। इनमें से 1,23,922 युवा पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। साथ ही पहले चरण में 28,310 विकलांग व्यक्ति और 85 वर्ष से अधिक आयु के 15,774 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पहले चरण में 18 सितंबर को जम्मू और कश्मीर के 24 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा, जिसमें कश्मीर संभाग के 16 विधानसभा और जम्मू संभाग के 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। कश्मीर संभाग के अनंतनाग, पुलवामा, शोपिया, कुलगाम जिलों और जम्मू संभाग के डोडा, रामबन और किश्तवाड़ जिलों के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना 20 अगस्त को ही जारी कर दी गई थी। उम्मीदवार अपना नामांकन 27 अगस्त तक भर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई 5 सितंबर को की जाएगी। अभी भी खबर मिली है केजरीवाल ने 2 याचिकाएं दाखिल की थीं और आज ये सुनवाई की जानी थी, और अगर आज उन्हें जमानत मिल जाती सुप्रीम कोर्ट से तो वो रिहा हो जाते, लेकिन अब ये सुनवाई टल गई है और 5 सितंबर को इसकी अगली सुनवाई के लिए डेट दी गई। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना है, लेकिन आगे हमारा बहुत स्पेशल प्रोग्राम, आज के नेशनल स्पेस डे के अवसर पर हम आपको नाविक से जुड़े एक विशेष प्रोग्राम की ओर लिए चलेंगे। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।